बांग्लादेश का जो मुस्लिम है वो तो उसको मुसलमान मानता ही, अरब मानता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि वाहिद हराम, तुम मिलावटी हो। ठीक, 2040 तक मैं देख रहा हूँ अन्य धर्मों के लोग भी मक्का मदीना में जाएंगे और उसको वो टूरिज्म की तर्ज पे डेवलप करेंगे। ये वहां की जरूरत हो जाएगी। इस 1000 दिन में जो बच जाएंगे वो सेकंड स्टेज के संघर्ष के लिए आएंगे और वो संघर्ष करीबन 15 साल तक का रहेगा, मतलब 2039 तक का। किसी को तो अपना हथियार बनाएगा, तो वो हथियार ट्रंप। विश्व के अंदर सारा इम्बैलेंस आप देख रहे हो वो ट्रंप के माध्यम से होता है। गुरु परंपरा से वो आते हैं जी। जिस पीठ से वो आते हैं, जिस त्याग तितिक्षा और जिस वस्त्र को धारण करके वो आते हैं, वहां पर ग्रहण की कोई संभावना नहीं। वहां ग्रहण हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। नमस्कार, एक बार फिर हम स्वागत करते हैं स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी का, जो हमेशा अपनी एक साइंटिफिक अप्रोच से आमजन मानस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्हें हम और आप यूट्यूब की दुनिया में स्वामी योग के नाम से ज़्यादा जानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमो नारायण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद हम मिल भी रहे हैं, कुंभ के बाद मिल रहे हैं जी। पॉडकास्ट के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और आज देखिए विषय बहुत है। सबसे पहले विषय में उठा रही हूँ हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र का इसलिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क नेपाल में जब 4 लाख नेपाली सड़कों पर उतरे अपने पूर्व राजा के स्वागत में, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराता हुआ नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अपनी 5 दिवसीय कथा करने गए धीरेन्द्र शास्त्री ने जाते जाते ये बोल दिया हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसी हिंदू राष्ट्र का जो प्रथम हिंदू राज्य होगा वो बिहार होगा। अब जब देखिए 25 की शुरुआत हो चुकी है और होली के बाद के 9 महीने, और इन 9 महीनों में हिंदू राष्ट्र की पिक्चर क्या कहती है? स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हिंदू राष्ट्र का भविष्य थ्योरी या सिर्फ एक प्रैक्टिकल है? ये नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और अब चीजें दिख रही है जैसे होगा ना। पहले तो इंतजार करते थे कि सूर्य कब उदय होगा, लेकिन अब तो सूर्य उदय होने की वो लालिमा जो है वो दिखाई दे रही है। आप जो नेपाल में देख रहे हो ये सहज प्रक्रिया है और ठीक है, भारत देश के अंदर जो महाराज श्री ने कहा कि बिहार फर्स्ट स्टेट बनेगा, वो बहुत अच्छी बात। लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है कि पहला प्रारंभ नेपाल से होगा हिंदू राष्ट्र होने का, और वहां का जनमानस भी तैयार है। क्योंकि आप खुद सोचो 2008 से जब से सत्ता परिवर्तन हुआ नेपाल में, तब से करीब करीब 12-13 बार प्रधानमंत्री 13 साल के अंदर बदल जा चुके हैं। मतलब कोई भी स्थायी प्रधानमंत्री वहां नहीं है। और आम जनता को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान और एक सुरक्षा का भाव और धर्म की जो आदर होना चाहिए, जो धर्म की इज्जत होनी चाहिए, वो आम जनता को चाहिए। नेपाल एक ऐसा जगह है जो शुरुआत से हजारों वर्षों से किसी का गुलाम नहीं बना। यहां तक भी मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ये भूमि है ये अंग्रेजों ने रूल किया, लेकिन नेपाल को वो रूल कभी नहीं कर पाए। और गोरखा जो शब्द है वो गोरख से है, गोरखनाथ। और आपने जो बात बताई कि वहां योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर्स लहरा रहे थे, क्योंकि गोरखनाथ तो उनके गुरु हैं नेपाल के, और गोरक्षनाथ की गादी जो है गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ जी उसके महंत हैं। तो एक किस्म से सीधे स्पष्ट वो उस राष्ट्र के गुरु भी बनते हैं। और जो राष्ट्र अपने गुरु के नेतृत्व में धर्म की कोई भी लड़ाई लड़ता है, धर्म का कोई भी संदेश देता है, वो बिल्कुल सनातन सत्य है कि वो उसको प्राप्त कर ही लेगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने ये बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है। आज न केवल नेपाल बल्कि भारत के जनमानस के प्रत्येक हृदय में आप देखते हो हिंदू हृदय सम्राट बनकर के वो उनकी छवि उभर रही है। और कुंभ की व्यवस्थाएं करके तो मतलब विपक्षियों की आपकी वो किरकिरी बनी गए, विपक्षियों के खिलाफ हो गए, क्योंकि इतना सक्सेसफुल आयोजन उन्होंने किया। ठीक, जो प्लस माइनस बातें हैं वो तो सब जगह होती हैं, पर ओवरऑल जो है एक मोस्ट सक्सेसफुल और इकोनॉमिकली ऑल्सो, जिसको कहते हैं ना, आर्थिक रीत से भी अपने यूपी को बहुत उन्होंने मतलब इसका लाभ मिला। तो नेपाल एक प्रारंभ हो सकता है हिंदू राष्ट्र का, और नेपाल को हिंदू राष्ट्र होना ही है। इसमें जितना जन समूह और जुड़ेगा उतनी ये मुहिम तेज होगी, और इसको समर्थन भारत देश से भी मिलेगा, क्योंकि भारत देश में केंद्र की जो सरकार है प्लस उसकी बॉर्डर की जो सरकार है यूपी की जी, वो भी एक जिसको कहते हैं सनातन धर्म प्रेमी सरकार है।
और वहां के लोग, यहाँ हमारा रोटी बेटी का संबंध है नेपाल और भारत के बीच में। कई लोगों ने इसके संबंध खराब करने की कोशिश की, कई लोगों ने कुछ गलत कमेंट्स भी किए, उस साइड से भी कई बार कुछ गलत नीतियां प्रोपोगेट की गई। बट मैं कहूंगा कि ये एक सही समय है और सही प्रारंभ है, और जिस तरह से ग्रहों की दशाएं बदल रही हैं और ये परिवर्तन देख रहा है, ये परिवर्तन का काल, तो मैं देख रहा हूं कि नेपाल बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नेपाल की बात तो समझ आती है, लेकिन जब बात हिंदू राज्य की आती है तो हैरानी वाली बात ये आती है कि बिहार क्यों, यूपी क्यों नहीं? बिहार और यूपी वैसे तो पूरा भारत ही एक ही है, पर बिहार एक, जिसको कहते हैं ना, इसका पौराणिक महत्व अलग है। बिहार वो भूमि है जहां पर भगवान बुद्ध को, बिहार नाम ही है विहार से, जहां उन्होंने विहार किया, जहां रुके, जहां ठहरे वो बुद्ध। महावीर भी यहाँ रुके, इसीलिए ये बिहार विहार था, बिहार से बिहार हुआ है। और आप जानते हो कि यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब ज्ञान का भंडार बिहार, बिहार में गंगा, बिहार में जो भूमि, बिहार के कर्मठ कर्मयोगी, बिहार का एक बहुत बड़ा भव्य इतिहास रहा। ये तो पिछले 25-30 सालों से, क्योंकि वहां की राजनीतिक शक्ति जो थी कमजोर हो गई और कई ऐसे न होने वाले कांड हुए वहां पर, जिससे छवि धूमिल हुई। वरना भारत की आजादी में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत को अच्छे खासे नेता राजनीतिक स्तर पर जो दिए, राष्ट्रीय लेवल पे, वो बिहार ने दिए हैं। और बिहार का जो जनमानस है वो, एक तो जो कहावत कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी जी, तो बात सच है। अगर आज बिहार की इकोनॉमी ठीक होती, स्टेट की, बिहार के अंदर इंडस्ट्री होती, बिहार के अंदर उद्योग ठीक होते, बिहार के अंदर आईटी सेक्टर, बिहार के अंदर यूनिवर्सिटीज, बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता, और आप पूरे देश से बिहार के कर्मठ योगियों को निकाल दो और बिहार में बिठा दो, तो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ करने वाला अगर राज्य बनेगा तो वो बिहार बनेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके लोग तैयार होकर के आपको हर राज्य में मिलते हैं, चाहे वो केरला हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। हर इंडस्ट्री बिहार के इसमें है। न केवल इतना, भाई कहते हैं ना, पूत के वो पांव पालने में जाहिर हो जाते हैं, तो वहां का तो बच्चा पैदा होते ही आईएएस आईपीएस बनने का स्वप्न पहला बिहार का बच्चा देखता है। तो अर्थ की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, जुडिशरी की व्यवस्था हो, उसमें बिहार का बहुत बड़ा एक क्वालिटेटिव रोल है। तो हिंदू राज्य या सनातन धर्म की जो हम बात करते हैं, उसका बहुत बड़ा जुड़ाव जो है वो बिहार के जनमानस से है। यूपी बॉर्डरिंग है, यूपी में कोई कम है ऐसा नहीं, अयोध्या तो यूपी के अंदर आती है, पर बिहार क्यों? क्योंकि बिहार पिछले 30-35 साल से प्रताड़ित रहा है। वहां का जनमानस, वो जानता है कि वो क्या संघर्ष कर रहा है। अपनी भूमि होते हुए भी वो दूसरे भूमि के अंदर दूसरे राज्यों में भटक रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना लेवल का नहीं है। दूसरे राज्य जो पिछड़े थे वो कभी के आगे निकल गए, और न चाहते हुए भी बीमारू राज्य, भले हम न भी माने फिर भी बीमारू राज्य का एक जो टैग है वो बिहार पर आज भी लोग लगाते हैं। क्राइम के दुनिया में आप देखते हो, कल की बात है, तनिष्क वो शोरूम को जो आरा के अंदर लूटा गया, ये एक हेडलाइन बनाता है क्राइम लेवल बिहार का। तो जनमानस वहां का चाहता है कि वही व्यवस्था हो, और एक व्यवस्था धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्था हो, और धर्म उसके अंदर बहुत है। आप देखते हो कांवड़ यात्रा हो या दूसरी यात्रा हो, उसमें बिहार का जनमानस बहुत होता है, हर यात्रा के अंदर भी। चाहे वो श्रावण का महीना हो, बाबा भगवान शिव जी के जो भी मेले वगैरह होते हैं, बिहार उसमें जनमानस बहुत है, श्रद्धा है, भक्ति है, धर्म परायण है। और एक सनातन की जो खुशबू आप बिहार में देखते हो, उसका कंपैरिजन तो नहीं हो सकता किसी राज्य से। मैं कहूंगा ये ज्यादा ये कम, पर बिहार की चेतना का स्तर जनमानस में बहुत ऊंचा है, और यही चेतना का स्तर उसको भारत का प्रथम राज्य अगर हिंदू राष्ट्र बनने का बनाता है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, बिल्कुल बनेगा। बिहार में के अंदर वो शक्ति है। बिहार में हमेशा जातिवाद वाली राजनीति देखी गई है, और जातिवाद वाली राजनीति का नतीजा है कि हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई दफा, कभी इस पाले में कभी उस पाले में बदलते हुए देखा है। कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कब पलटी माले पता नहीं चलता। और अब धीरेन्द्र शास्त्री की वहाँ पे एंट्री और हिंदू राष्ट्र का स्लोगन वहाँ पे फूकना, और क्या आपको नहीं लगता कि अब बिहार की राजनीति को जातिवाद से हटाकर हिंदुत्व की ओर लेकर जाने की कोशिश हो रही है?
योगी आदित्यनाथ ने जो स्लोगन दिया था ना, बटोगे तो कटोगे, और बटोगे तो कटोगे का जो इम्पैक्ट हमने यूपी देखा, हरियाणा देखा, दूसरे राज्यों में देखा, महाराष्ट्र भी देखा तो बटोगे तो कटोगे बिहार के भी जनमानस, क्योंकि बॉर्डरिंग उनको पता है। जो आप बता रहे हो कि जातिवाद की समस्या बिहार के अंदर है, तो बिहार के अंदर जातिवाद की समस्या का मूल जो कारण है वो कौन? ये एक राजनीतिक सोच के लोग उसमें उठते हैं। आप सोचो, हिंदुस्तान का पहला स्टेट जहां पर जाति आधारित जनगणना की गई, तो मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो वो बिहार ही था जी। अब जाति जनगणना के लिए कोई कॉमन मैन तो जाकर के जाति गणना नहीं कर रहा था। कौन कर रहा था? वहां का नेता कर रहे थे। जी। और उन नेताओं में कौन से पक्ष के नेता हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। कौन सी पार्टी है? तो कौन लोग हैं जो आज भी बिहार को पिछड़ा रखने के लिए जातिवाद का कार्ड खेलते हैं? और कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जातिवाद के मुद्दे से अलग हट करके उसको एक मुख्य धारा में, मुख्य मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं? तो वहां नो डाउट एक राजनीति तो हावी रही है, और राजनीति का जो स्तर है वो भी बहुत ही निचले स्तर की राजनीति रही, और वहां के राजनेताओं का भी जो स्तर रहा हो उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सामने जर्नलिज्म के कोई भी अखबार और चैनल को उठा करके देख लें। रहा प्रश्न आपने कहा नीतीश कुमार जी का, पलटू राम जिनको कहा जाता है राजनीति के, इसमें मेरे ख्याल से एक जब माहौल बन जाता है ना, एक लेवल गिर जाता है, तो फिर सबका लेवल गिरने लगता है। राजनीति का लेवल गिरा तो राजनेताओं का लेवल गिरा, राजनेताओं का लेवल गिरा तो वोट करने वालों का लेवल गिर जाता है, फिर वो वोट बिकने लगते हैं, खरीदने लगते हैं। मतलब हर स्तर पर उसका असर दिखाई देता है। लेकिन पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, हमारे यहाँ जितने भी बिहार से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक उनको चुभता तो है कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। जो स्थितियां बिहार में आज निर्माण की गई है वो आर्टिफिशियल है, उसको हटाया जा सकता था, उसका समाधान है। एम्प्लॉयमेंट वहां पे भी की जा सकती थी, वहां की माटी फलद्रुप है, पानी है, संसाधन है। फिर क्यों बिहार ऊंचा नहीं आ रहा है? क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक संकल्प लेने वाले राजनीतिक नेता है वो समर्पित शायद मुझे लगता है कहीं पर कम है। उनका समर्पण अगर बढ़ जाए राज्य के प्रति, लोगों के प्रति, तो उसमें काफी कुछ बदलाव हो सकता है। और अब जब आम आदमी समझ चुका है इन चीजों को, तो आप देखोगे अगला जो चुनाव, मैं इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगला चुनाव बिहार के लिए 25 साल का भविष्य निर्माण करेगा। जो अगला चुनाव बिहार का जो भी पार्टी जीतेगी वो बिहार के लिए आप मान के चलना 10 से 15 साल स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगी। और लोग अब परेशान हो चुके हैं बार बार के पलटूराम सरकारों से। वहां के लोग भी चाहते हैं कोई स्थायी सरकार हो। और जातिवाद का मुद्दा ये अखबारों में और चैनलों पर चल रहा है। बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वहां का आम इंसान जातिवाद से ऊपर आ चुका है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले इन चुनावों के अंदर भी जातिवाद कोई मुद्दा नहीं बनेगा। जो मुद्दा बनेगा वो आर्थिक समृद्धि बनेगी, रोजगारी बनेगी, या इंडस्ट्री बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगा, इकोनॉमी बनेगी, ये मुद्दे होंगे। जातिवाद मुद्दा नहीं बनेगा। हाँ, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर राजनीतिक लोग कर रहे हैं, और वो वही लोग कर रहे हैं जो अपने जीवन में पूरी तरह से विफल हो चुके हैं राजनीति में। विफल राजनेता वहां का जातिवाद का कार्ड खेलेगा, और जो सफल राजनेता है वो इकोनॉमी की बात करेगा, और ये तय हो जाएगा बहुत जल्दी। पिछले पॉडकास्ट में आपने मुझे मक्का से गुजरात के सोमनाथ मंदिर का क्या कनेक्शन है, मुझे और मेरे दर्शकों को समझाया था। रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन रमज़ान महीने से ठीक पहले खबर सामने आई कि सऊदी प्रिंस सलमान एक नई सऊदी अरब की तस्वीर पेश करे, एक मॉडर्न इस्लाम की बात करते हैं। और इसी मॉडर्न इस्लाम के बीच उनका एक बहुत बड़ा फैसला कि मक्का मदीना जैसे शहर में गैर मुसलमान भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हालांकि ये जो फैसला था बहुत शॉकिंग था, और इस फैसले का विरोध पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के लोगों ने किया। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाला समय सनातन को लेकर किस ओर लेकर जा रहा है मक्का की तरफ? पहली बात तो जो MBS जिसको अभी सुल्तान मोहम्मद बिन सुल्तान की हम बात कर रहे हैं, सऊदीया के शेख की, वो पढ़े लिखे और सुलझे व्यक्तित्व के स्वामी हैं जी। और उन्होंने आते ही तुरंत ये फैसला लिया था कि हम रूढ़िवादी जो इस्लाम है उसके पक्षधर नहीं रहेंगे।
और उसमें जो भी करेक्शंस करनी हो, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना, उनको वोटिंग अधिकार करना हो, आप काफी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा अरब कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो पेट्रोल आधारित इकोनॉमी है, और पेट्रोल दिन ब दिन एक तो उसकी सोर्स रिसोर्स कम हो रहे हैं, दूसरी बात जो दुनिया भर में सोलार और दूसरी एनर्जीज के सीएनजी है या हाइड्रोजन के ऊपर भारत वगैरह में भी आप परिवर्तन देख रहे हो, तो उसके लेनदार बहुत कम हो जाएंगे। तो जिसके पास विजन है वो देख पाएगा कि 20-25 साल बाद इस देश की स्थिति क्या होगी। सऊदीया से ज्यादा स्मार्ट दुबई वाले थे जिन्होंने पहले ही उस इकोनॉमी को खोल दिया। दुबई उससे 25-30 साल पहले खुल चुकी थी जी। सऊदीया ने अपने आप को ऑर्थोडॉक्स एक कंट्री रखा, इस्लाम के नाम पे जो भी वहाबीइज्म को उन्होंने प्रमोट किया। आपने देखा दुनिया के अंदर जितना भी मतलब मदरसे और ये होते उसमें फंडिंग सऊदीया की थी, लेकिन सऊदीया को लगा कि ये हम अपने पॉकेट से जिनको पाल रहे हैं वो ना तो इस्लाम के सही दृष्टिकोण को ला पा रहे हैं दुनिया में, उल्टा इस्लाम को बदनाम करने की सारी कोशिशें हैं। जैसे पाकिस्तान, आपने देखा ट्विन टावर के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें ज्यादातर कनेक्शंस पाकिस्तान से थे जी। वो एक कहावत है ना कि नया नया जो मुल्ला बनता है वो उसकी अजान की आवाज बहुत ऊंची होती है, जो नया कन्वर्टेड मुस्लिम होता है वो जोर से नमाज पढ़ता है। तो भारत का जो पाकिस्तान वाला मुस्लिम है और बांग्लादेश का जो मुस्लिम है वो तो उसको मुसलमान मानता ही, अरब मानता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि वाहिद हरामी, तुम मिलावटी हो, ठीक ना, तो उसको सम्मान है। आपने देख लिया अमेरिका के अंदर भी क्या हो गया, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को एयरपोर्ट से भगा दिया गया कि जाओ हम तुम्हें अंदर आने नहीं दे रहे, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। तो ये है सम्मान। अब ये इनका ऐसा नहीं है कि भारत का जितना सम्मान सऊदीया में है या मिडिल ईस्ट में है आप कंपेयर कर लो, ना तो पाकिस्तान को उतना सम्मान है ना बांग्लादेश को उतना सम्मान है। और ट्रंप ने तो आते ही कह दिया कि बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो तो हम भारत के ऊपर ही छोड़ देते हैं। मतलब ये तो उनको कोई गिनने वाली बात ही नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया का जो आपने बताया तो ये विजनरी नेतृत्व है, और भविष्य 20 साल का अगर लगा करके आज भारत की राजनीति के अंदर भी जब से 2014 से हम देखते हैं कि जो नीति निर्धारण हो रही है वो नीति निर्धारित 25 साल का विजन रख के किया जा रहा है। भारत के अंदर भी किसी भी राष्ट्र को आप अगर किसी डेवलप्ड नेशन की तरफ लाना चाहते हो तो उसका एक विजन होना चाहिए, कम से कम 20-25 साल। अमेरिका दुनिया से 25 साल आगे हमेशा इसीलिए रहा क्योंकि उन्होंने विजन रखा। तो सऊदीया के जो शेख है उनका विजन 25 साल वाला है, और इसीलिए उनका स्लोगन भी है जो वर्टिकल सिटी वो बना रहे हैं। और भी जितनी डेवलपमेंट्स है वो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो पेट्रोल आधारित नहीं होती। पेट्रोल नहीं भी होगा तो अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल उसका टूरिज्म इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, और उनके जो खुद के मिनरल्स हैं या खुद की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो इकोनॉमी स्थापित कर रहे हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये चीज हो रही है। और उल्टा जहां पे भगवान ने सब कुछ दिया, जमीन दी, पानी दी, ऐसा देश पाकिस्तान बिखर रहा है। आप देख रहे हो एक ट्रेन को किडनैप करके उन लोगों ने क्या किया, बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान बिखरने वाला है, बांग्लादेश की स्थितियां खराब हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई दर्शन नहीं है 20-25 साल का। उनको लगता है जो भी है आज बस दंगे फसाद कर लो, पत्थर उठाओ, पत्थर मारो और हुड़दंग करो। बाकी तो अरेबिया का जो इस्लाम है वो बिल्कुल भारत के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश जैसे देशों से बिल्कुल अलग है। अरब खुद को अरब ही मानता है, वो कभी भी ऐसे मुस्लिम्स के साथ खुद का कंपैरिजन नहीं होने देता। और सीधी सी बात है, आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे, मैं तो आज भी ऑफिशियली भी जानता हूं कि वहां पर जो लेबर रिक्रूटमेंट वगैरह आती है उसमें उनकी प्राथमिकता हिंदुओं को रखने की ज्यादा होती है, मुस्लिम्स को नहीं रखते हैं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को नहीं रखते हैं। भारतीय मुस्लिम भारतीय हिंदू को रखते हैं, क्योंकि हमने वो एक गुडविल कमाई हुई है। भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू ने वो एक गुडविल के कारण ही दुनिया भर में उसका वेलकम हो रहा है। और ये रीजन प्लस यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जिसने ये सारे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं आने वाले दिनों के, तो उससे भारत को भी फायदा होगा, उन राष्ट्रों को भी फायदा होगा। मुझे लगता है परिवर्तन जीवन का नियम है और परिवर्तन इस वक्त की जरूरत भी है, और जो करेक्शंस आनी चाहिए रूढ़िवादी इस्लाम के अंदर वो सही समय पे आ रही है, बिल्कुल वो सही दिशा में जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि यही परिवर्तन आने वाले 25 सालों में, जिस मक्का मदीना में गैर मुसलमानों की एंट्री नहीं है हज यात्रा में मक्का तक पहुंचने की,
क्या इसी परिवर्तन के चलते सनातनी वहां तक पहुंच पाएंगे आसानी से, एक मॉडर्न सोच को लेकर अगर चले तो? ऐसा है क्योंकि ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, काल्पनिक। नहीं, ये इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है, ये इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपने शायद इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा कम होगा। आज से 50 साल पहले तक भी, 50-60 साल पहले तक भी और धर्मों के लोग मक्का मदीना जाते थे। और उसका प्रमाण गुरु नानक से अगर मैं प्रारंभ करूं, गुरु नानक जी तो मक्का मदीना गए हुए, ऐसे गुरुबाणी में लिखा हुआ है ना जी। चाहे वो बात 500 साल पहले की भी हो। हमारे कई सूफी संत जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे और सूफीज्म की तरफ उनका झुकाव था, वो भी गए हुए मक्का मदीना। मैं आपको बताता हूं, भारत के अंदर एक दरबार करके नाम है, साईं दरबार, सिंधियों के अंदर ये दरबार आती है, हिंदू सिंधी। वो भी बिल्कुल बम्बई की 4-5 साल पहले की बात बताता है, वो भी मक्का मदीना में हज करके आए हैं। तो उनकी जो जरूरत है कि वो मुस्लिम होना चाहिए, ये रूढ़िवादिता वाला एक है कि उसको होना चाहिए। अगर आज हम 2025 में बैठे हैं तो मैं आपको बताता हूं, करीब करीब 2040 तक अगर हम फिर से कभी इस तरह मिले तो 2040 तक मैं देख रहा हूं अन्य धर्मों के लोग भी मक्का मदीना में जाएंगे और उसको वो टूरिज्म की तर्ज पे डेवलप करेंगे। ये वहां की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। जैसे अयोध्या को हमने कितना डेवलप कर दिया, अयोध्या में अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग आ रहे हैं। आपने देखा कुंभ के अंदर भी, जो कुंभ मेला था उसके अंदर भी दुनिया भर के लोग आए और कितनी बड़ी इकोनॉमी उसमें। आज ये दुनिया को दिख रहा है कि बहुत बड़ा सेक्टर है, टूरिज्म बनाया जा सकता है। तो सब अगर ठीक रहता है तो 2040 के आसपास और धर्मों के लोग भी मक्का मदीना में एटलीस्ट अंदर न भी जा सके गर्भगृह तक, पर उसकी पेरीफेरी में जाएंगे और ये टूरिज्म बहुत बढ़ेगा और ये अकलमंदी वाला उनका फैसला होगा। इससे उनकी इकोनॉमी भी रिवाइव होगी और ये होगा, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये होगा। चलिए, भले ही मेरी इमेजिनेशन थी, लेकिन उसका उस इमेजिनेशन का जवाब आपने दे दिया। और इन सब के बीच अब बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण, और वो भी रंगों के उत्सव होली के मौके पर पड़ रहा है। देश में दिखाई नहीं दे रहा भारत में साफ, लेकिन अन्य जगहों पे दिखेगा। तो ऐसे में ब्लड मून कहा जा रहा है इसे। क्या यही ब्लड मून इस बार की होली के रंग को फीका करेगा क्या? वैसे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। ब्लू मून होता है, ब्लड मून होता है, ऐसा वैज्ञानिक आपको कहेंगे। लेकिन इसका ज्योतिष शास्त्र से या आध्यात्मिक आधार पर कहें तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि आने वाले 1000 दिन संघर्ष के हैं जी। ऐसा नहीं 1000 दिन के बाद संघर्ष समाप्त हो जाएगा। ये तो फर्स्ट उसका जो स्टेज है 1000 दिन का, वो पूरा होगा। इस 1000 दिन में जो बच जाएंगे वो सेकंड स्टेज के संघर्ष के लिए आएंगे और वो संघर्ष करीबन 15 साल तक का रहेगा, मतलब 2039 तक का। 39 के बाद चीजें सेटल हो जाएगी, ऐसा ये लॉन्ग विजन के साथ मैं बात कर रहा हूं। इसमें डरने डराने की बात नहीं है। तो पहले पड़ाव में आ जाते हैं। ये कब से प्रारंभ हो रहा है? तो मैंने बताया था 29 मार्च 2025 जब सूर्य ग्रहण होगा जी। ये सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके 15 दिन पहले जो होली के दिन ये ब्लड मून पड़ता है, ये ग्रहण भी भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इस ग्रहण का जो समीकरण पूरे ग्रहों से हम देखते हैं वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है मतलब इसमें यूरोप और अमेरिका। मेरा एक ऑलरेडी एक एपिसोड है 2025 किसका विनाश होगा जी। उसमें कई चीजें लोगों ने देख ली। मैंने जब उसको रिलीज किया था तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर ही नेपाल के अंदर अर्थक्वेक हुआ था। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम जो कहते हैं वो 100% वही होगा या होके रहेगा, बट इस ग्रहण के विषय में मैं यही कहूंगा कि धर्म की स्थापना के लिए ये सब कुछ अरेंजमेंट्स हैं। विश्व के अंदर जो अधर्म फैला, अमानवीय स्थितियां हुई हैं, तो कोई जो नियंता है इस प्रकृति का, वो नियंता बैलेंस करने के लिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कर्फ्यू लग जाता है ना, धारा 144 जी, तो वो कुछ 2-1 दिन के लगाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता है। तो मुझे इन शब्दों का सहारा देकर के मैं बता रहा हूं कि यहाँ इस चंद्र ग्रहण के बाद लॉ एंड ऑर्डर ऊपर वाला चाहता है ठीक हो। तो यूरोप और अमेरिका में काफी कुछ आप देखोगे कि जिन्होंने साइंस के नाम पर, विज्ञान के नाम पर या समृद्धि के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर
एडवांसमेंट के नाम पर जो ये अत्याचार कर रखा है प्रकृति के साथ, वो बैलेंस हो जाएगा। कई देश सुनामी और तूफानों के चक्कर में आ रहे हैं। इस बार की बारिश भी आप ओवरऑल देखोगे डिस्टर्ब ज्यादा होगी, पहले से ज्यादा डिस्टर्ब होगी। आप अनइवन देखोगे, रेन मानसून भी अनइवन होगी। प्लस उससे जो डैमेजेस हैं वो तो है ही है, लेकिन क्या इन चीजों को हम नेगेटिव और मतलब डर करके ले लें या इससे बचने का रास्ता है? तो पूरी दुनिया जो मानती है तो ठीक, जो न माने उसके लिए जबरदस्ती नहीं, पर कम से कम अगर हम धर्म से जुड़े हुए हैं, मैं बारंबार कहता हूं, कोई भी चीज, चाहे वो मंत्र हो, नाम स्मरण हो, स्तोत्र हो, अष्टकम हो, पाठ हो, कोई एक नियम जीवन में ले लो, वो नियम बचा लेगा। छोटा सा भी नियम है ना, वो बचा देगा। पर अगर हम माने बहुत सेक्युलर होकर के कि नहीं ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है या ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, तो वेट एंड वॉच। उसमें डरने डराने वाली बात मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से डरना शुरू करो। कोई 10-12 दिन बहुत बड़ी बात भी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने होने ही वाला है, प्रारंभ तो हो ही चुका है। जो अमेरिका की परिस्थितियां हैं, मैंने एकदम डंके की चोट पर कहा था कि ट्रंप को जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि जैसे मैंने बताया, प्रकृति का नियंता किसी को तो अपना हथियार बनाएगा, तो वो हथियार ट्रंप है। विश्व के अंदर सारा इम्बैलेंस आप देख रहे हो, वो ट्रंप के माध्यम से हो रहा है। वो कोई ज्यादा अच्छे में है ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं, जो भी है वो बिल्कुल काफी लोगों को नुकसान ही हो रहा है उसमें। आने वाले दिनों के अंदर भी जो चेंजेस आप देख रहे हो उसका निर्माण यूरोप से होगा और अमेरिका से ही होगा, और इसके लिए जवाबदार यूरोप ही बनेगा और अमेरिका ही बनेगा। लेकिन प्रकृति कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं लेती है, वो किसी न किसी को आगे करके उसके निमित्त उसको बना लेती। तो ये चंद्रग्रहण निमित्त बनेगा, लेकिन इस चंद्रग्रहण से परिवर्तन यूरोप अमेरिका में देख रहा हूं मैं। और जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण से परिस्थितियां और खराब यूरोप अमेरिका की होगी, और उस अग्नि की कुछ न कुछ आंच भारत देश पर भी आएगी। स्पेशली भारत का जो पूर्व का विस्तार है, बंगाल है, उड़ीसा है, अंडमान है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये पट्टी में काफी कुछ हलचल होने की संभावनाएं दिख रही है। और बाकी तो परमात्मा सर्वोपरि है। अगर उसने निर्णय कर रखा है, वो कहते हैं ना कि बंदे के मन में दूसरी और परमात्मा के मन में तीसरी। हम ये कह नहीं सकते हैं कि परमात्मा ने क्या सोच रखा है, इसको तो कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन जो समीकरण है, जो ग्रहचारी है, जो इस वक्त चीजें दिख रही है, उससे बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। और अपने प्रिकॉशंस के लिए, तैयारी के लिए मैंने जैसे बताया, कुछ ना कुछ मिनिमम अध्यात्म की प्रैक्टिस आपको मददगार साबित होगी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो हमारा है हम उसे लेकर रहेंगे, संभल के संदर्भ में कहते हैं। और जिस तरह से 68 तीर्थ की नगरी संभल जिसे कहा जाता है, और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ का जो ये स्टैंड है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब राजा और मंत्री सूर्य होगा तो भूमिगत मंदिर उजागर होंगे, और वो भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। महाकुंभ का महाउत्सव हमने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देखा, राम मंदिर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने देखा, और अब संभल, और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड योगी आदित्यनाथ मथुरा काशी की भी बात करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आखिर ये हो क्या रहा है, भविष्य में हमें अब कौन सी एक डिफरेंट तस्वीर दिखने वाली योगी आदित्यनाथ जी के चश्मे से? जैसे आपने बताया ना कि राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य है, तो आदित्य का अर्थ क्या होता है? आप तीसरा सूर्य ही भूल गए। योगी आदित्यनाथ इस धरती पर चलते फिरते हाजरों हाजिर सूर्य हैं। बाकी दो सूर्य तो हैं ही, पर जो मेन सूर्य है, जिसके माध्यम से मैंने कहा ना निमित्त, कुदरत हमेशा किसी को निमित्त बनाती है, वो कभी अपने ऊपर नहीं लेती है। संबल का केस हो, चाहे मथुरा हो या काशी हो, ये मंदिर ऐसे थोड़ी है कि हिंदुओं ने रातों रात बनाए और उसको जमीन के नीचे डाल दिया, फिर मट्टी हटाई, वो बाहर आ गए जी। किए हुए कुकर्म बाहर निकल रहे हैं। धर्म जो होता है ना, धर्म को आप धूल डाल करके कुछ देर तक ढक सकते, लेकिन दबा नहीं सकते। वो फिर से अंकुरित होकर बाहर आ जाता है, वो विचार बाहर आ जाता है, क्योंकि सत्य सनातन का विचार है, उसको दबा नहीं सकते। तो ये एक मंदिर, दो मंदिर नहीं, मैं तो अपने स्वामी जी की बात करूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी 30,000 मंदिर कहते हैं, कोई 40,000 मंदिर कहते हैं, और मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा कि 30 है या 40 है। पर अगर मैं कहूं मोटा मोटी 5-7 मंदिर भी
सनातन के स्वाभिमान और हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए नेगोशिएट करके किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए। इसमें समझदारी दोनों तरफ की रहेगी। और भारतीय जो मुस्लिम जन समुदाय है वो समझदार है। समझदार क्यों है? क्योंकि पिछले नवंबर दिसंबर से हम देख रहे हैं कि उनको बरगलाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। कई जगहों पर आप देखते हो छुटपुट घटनाएं, पत्थरबाजी होना, जुलूस पर ये करना, कोई है जो उनको बरगला रहा है, लेकिन 10, 20, 25, 50 उसमें से मिसगाइड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, क्योंकि देश के हर पॉकेट के अंदर मुस्लिम से, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, जी आप कितने जगहों पे ये वारदात सुनते हो कि जो यूपी के अंदर हुआ उसका रिपल्जन जो है वो दक्षिण भारत में, या दक्षिण भारत का पश्चिम में हुआ, या पश्चिम का पूरब में हुआ। ये दर्शाता है कि समझदारी जब आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि राजनीतिक उसको हत्था बना करके यूज करने के लिए उसको बरगला रहा है। और इतनी एजुकेशन उनके पास भी है कि जो जिसका है, काशी जिसका है उसका ही है, मथुरा जिसका है उसका ही है। और आक्रांताओं के ऊपर पिछले दिनों एक हिंदी फिल्म छावा, मेरे ख्याल से नाम है, जी संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म बनी, ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर बनी। और उस फिल्म अब तक क्या था कि बॉलीवुड ने जितनी गंद फैलाई 50 सालों के अंदर, बिल्कुल बदल बदल के चीजों को एक मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने सब किया। और ऑफ कोर्स वो चलाने वाले भी मतलब जिसको बोलते हैं ना कि उसी लॉबी के थे। अब जनमानस बदल रहा है। 2014 से हिंदू संगठित है, उसका प्रमाण मैं बता रहा हूं। बॉलीवुड का भी शुद्धिकरण हो रहा है। बॉलीवुड कुंभ में डुबकी लगाए ना लगाए, आप देख रहे हो कश्मीर फाइल से लेकर के, फिर केरला फाइल से लेकर के, छावा से लेकर के, ऐसी कई पिक्चरें बनी जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार को सही मायने में दर्शाया, और लोगों ने उसको बिल्कुल सपोर्ट भी दिया। वो फिल्म 600 करोड़ 700 करोड़ की अपनी सीलिंग तक पहुंची। अक्सर ऐसा होता था, एक लॉबी थी पर्टिकुलर बॉलीवुड के अंदर जो इन चीजों को दबाने के लिए, एक नेक्सस, आज भी वो खत्म नहीं हुए, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। वो लोग अब बॉलीवुड से उठ करके ओटीटी कंटेंट पे आ रहे हैं। अब जो गंद फैल रही है ओटीटी कंटेंट पे फैल रही है। जी आप देख रहे हो जो पेड एप्स हैं जिस पर ये गंदगी वाले जोक्स चले, घटिया मिमिक्री चली, घटिया डबल मीनिंग के जोक्स चले, ये उन्हीं की विरासत है, सेक्युलरिस्टों की। लेकिन बॉलीवुड के अंदर जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है वो अब हिंदुओं के विचार, हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं का सनातन एक राइट डायरेक्शन में दिखा रहा है। और एक फिल्म ने भूचाल ला दिया महाराष्ट्र के अंदर कि मुख्यमंत्री तक को कहना पड़ गया कि औरंगजेब की कब्र को हमें हटाने के लिए कानून की जो प्रक्रिया उसका पालन करके हटाना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि आप हटाओ ना हटाओ बात की बात, लेकिन आपके मन के अंदर ये बात आ तो गई कि इस कब्र को हटाना है। हमने आक्रांताओं को अपने सीनों पर जगह दी हुई है। हमने बाबर के नाम पर, हुमायूं के नाम पर, अकबर के नाम पर दिल्ली में रोड सजा रखे हैं, और हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और जैसे वीर आज भी इतिहास के पन्नों में धूल चाट रहे हैं। तो जनमानस उठ रहा है और ये उठ के ही रहेगा। अगर इसको समय से दिल्ली में बैठी सरकार भी अगर चूक कर लेती है तो ये बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, क्योंकि हम तो जनमानस के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते, भिक्षा वही करते हैं, तो हम मानते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है। और उसी पीड़ा में देश का कॉमन मुस्लिम है, वो भी जानता है कि उन आक्रांताओं ने जुल्म तो किया हुआ है। तुम स्वीकार करो न करो, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मौका मिलता है उसको ठीक करने का तो ठीक कर देना चाहिए। और जो भी विधि विधान हो, कानून हो, जो भी उसके पेंच हो, वो इसमें किए जा सकते हैं। तो आपने जो कहा कि सूर्य मंत्री, सूर्य राजा और योगी आदित्यनाथ, तो योगी जी स्वयं सूर्य हैं। ये सूर्य तो 2 साल पहले अपना चमत्कार दिखा चुके, जब यूपी के अंदर चुनाव जीत करके आ जाते हैं जी। और आने वाले समय के अंदर जो आम जनता है वो योगी जी में अपना भावी प्रधानमंत्री देख रही है। आप उनकी निष्ठा पर, आप उनकी ईमानदारी पर, आप उनके समर्पण, आप उनके आयोजन पर, आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन कहीं डाउट नहीं कर सकते। एक वन ऑफ द मोस्ट। जी, आपने कभी सोचा है कि आप खुद भगवाधारी हैं और इस भगवे की क्या शक्ति है ये आप भली भांति जानते हैं, और यही भगवा रंग योगी आदित्यनाथ में हमें नजर आता है। यही इसी भगवे की शक्ति योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कितना बड़ा परिवर्तन भविष्य में लाएगी। आप अगर थोड़े से 5 साल पहले के, या
योगी आदित्यनाथ जी के पहले जो सरकारें थी उस समय अखबार उठा करके पढ़ी, उस वक्त का क्राइम ग्राफ देखिए, उस वक्त की वसूली, उस वक्त का पुलिस महकमा, उस वक्त की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एक व्यक्ति के बदलने से वही तो पुलिस वाले भी तो वही है, कलेक्टरेट भी वही है, सारे सचिव भी वही है, सचिवालय भी वही है, जुडिशरी भी वही है। तो क्या फर्क पड़ता है? जब सरकार का जो मुखिया होता है अगर वो समर्पित है, उसका देह राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति है, वो निष्ठावान है, ईमानदार है, तो उसके नीचे काम करने वालों को भी सुधर जाना पड़ता है। जैसे केंद्र के अंदर मोदी जी हैं, आप मोदी जी के नियत पर डाउट नहीं कर सकते, आप मोदी जी के ईमानदारी पे डाउट नहीं कर सकते, आप उनके निष्ठा पर कार्य करने की जो तरीके हैं उस पर आप डाउट नहीं कर सकते। विश्व में भारत को जो सम्मान मोदी सरकार के इन सालों में मिला है, आप उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। ये आंखों देखी बात है, सब कुछ आप कंपेयर कर सकते। तो योगी आदित्यनाथ एक तो युवान है, मतलब है कंपेयर टू दूसरे राजनीतिक नेताओं के करने से। दूसरा, विश्व का अगर यूपी अलग कर दे ना, एक मिनट के लिए काल्पनिक आप अलग कर दो, तो दुनिया का 5वां के 6वां देश बन जाएगा अपने आप। इतनी जनसंख्या है, इतने संसाधन है, 25 करोड़ से भी। तो दुनिया का 5वां 6वां देश योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी चला रहे हैं। तो जो यूपी चला लेता है, भारत के इतिहास को अगर आप देखोगे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ करके अटल बिहारी तक आओगे और आज मोदी तक भी जाओगे, तो आपको यूपी से ही होकर के दिल्ली के गलियारे में सत्ता मिलती है जी। हमारे मोदी जी भी जो है वो वाराणसी से ही है, काशी से। तो यूपी इस देश का वो जगह है या वो राज्य है जो तय करता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन, और जो यूपी के जड़ से जुड़े हुए लोग हैं, जमीनी नेता हैं, वो बिल्कुल कामयाब रहे। आप जितने भी नेतृत्व को याद करोगे स्टार्टिंग से लेकर के, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे अटल जी हो, चंद्रशेखर हो, ये सारे यूपी से हैं। और इसका एक और उदाहरण मैं प्रमाण में दे दूं, जो प्रधानमंत्री इतिहास के अंदर सबसे नाकामयाब रहा, आपको तो नाम भी याद नहीं होगा और कोई याद भी नहीं करता, वो है मोरारजी देसाई। वो यूपी से नहीं थे, वो गुजरात से थे। उन्होंने अपने आप को गुजरात तक सीमित रखा, उनका नेतृत्व फेल हो गया, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले पहले यूपी से थे, बिहार से थे, लेकिन वो अपने आप को गुजरात में ही सीमित कर पाए। इसीलिए मोरारजी देसाई बुरी तरह से फेल गए राजनीति के अंदर। और मोदी जी ने बहुत एक कैलकुलेटिव, बहुत अच्छा स्टेप रहा कि उन्होंने खुद को यूपी से जोड़ दिया। पर योगी आदित्यनाथ तो है ही यूपी से जी। तो एक भविष्य है, एक नेतृत्व है, एक संकल्प है, और भगवा का जो त्याग है उस पर तो कोई डाउट किया ही नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रमाण दिया है हर चीज में जी, सबके सामने। अंतिम सवाल, यही भगवाधारी जब विश्व पटल पर चमकेगा, विश्व पटल पर जब खड़ा होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तब क्या विश्व शक्तियां इसके साथ नजर आएंगी या इन्हीं की जड़ें काटती हुई दिखेंगी? नहीं, देखिए, पहले कोई भी जब चीज नई होती है तो उस नई चीज के लिए 3 नियम लगते हैं। वो विश्व स्तर पर मानवता का स्वभाव है, पूरे मानव समाज का स्वभाव है कि पहले उसका विरोध करो, फिर उसको गाली गलौज करो, फिर उसको पत्थर मारो, धीरे धीरे फिर उसको स्वीकार्य भाव आता है। मोदी जी को भी एक जमाना था, यूएसए ने बोल दिया हम वीजा नहीं देंगे जी। फिर वही ओबामा नवरात्रि के उपवास में मोदी जी जल ले रहे हैं और मोदी जी के साथ ओबामा जो है वो बैठक कर रहे हैं, आपने देखा, स्वीकार्य हो गया जी। मोदी जी के साथ जुड़े हुए कई मुस्लिम नेता जो आप देखते हो, कभी वो मोदी जी को खूब गाली गलौज करते थे, आज मोदी जी के साथ बैठे, स्वीकार्य भाव आ गया। योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध में तो मैंने ऐसा कोई आज तक स्टेटमेंट नहीं सुना वैश्विक स्तर पर जो उनको क्रिटिसाइज करता हो। पर हाँ, ये सच है कि उनकी काबिलियत पर जो पेड होते हैं ना, देशद्रोही लोग होते हैं, जर्नलिज्म में भी है, येलो जर्नलिस्ट भी होते हैं, तो वो इस तरह का माहौल खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनका विरोध, एक आर्टिफिशियल विरोध जिसको बोलते हैं ना हम, एक सोशल मीडिया के तरीके से एक लहर स्थापित की जाती है उनके विरुद्ध में, तो वो लहर पैदा करने की कोशिश जरूर करेंगे उनके लिए। और हो सकता है कि कोई लहर थोड़ी बड़ी भी पैदा कर ले कुछ समय के लिए, लेकिन इससे उस सूर्य को आप अस्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सूर्य धरती पर नहीं है, वो सूर्य आकाश में।
योगी आदित्यनाथ अब जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं, उस लेवल तक आप हाथ डाल करके उनको नीचे नहीं खींच सकते। वो उस सूबे के, उस राज्य के, उस भूमि के मुख्यमंत्री है जो भारत की राजनीति में बहुत बड़ी सीट्स प्रोवाइड करता है। और जब मैं कहता हूं कि अभी नया समीकरण बना करके संसद की सीटें आएंगी तो उसमें यूपी की सीट्स और बढ़ जाएगी, तो लेकिन यूपी का कद सूरज और पे ही बढ़। लगता है। हाँ, ग्रहण सूर्य पे नहीं लगता है, ये धारणा है हमारी कि सूर्य पे ग्रहण लगता है। दरअसल धरती की छाया धरती से ऐसे दिखती है कि वो सूर्य को ढक रही है, सूर्य वहीं का वहीं होता है। धरती पर खड़े रहने वाले को दिखता है कि सूर्य काला है। मैं आपको योगी को डिफेंड करते हुए नहीं बोल रहा हूं, जो वास्तविकता है वही बता रहा हूं कि सूर्य पर कभी ग्रहण ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। सूर्य हमेशा से जो था, जो है, वही रहने वाला है। ये तो धरती की छाया है, जो धरती पर खड़े व्यक्ति को दिखता है, मनुष्य को दिखता है कि वहां पर एक काली छाया है। तो जो अपनी लेवल नीचे कर देंगे उनको लगेगा कि योगी आदित्यनाथ जी के अंदर ये गुण अवगुण उनको दिखेगा। पर जिस गुरु परंपरा से वो आते हैं जी, जिस पीठ से वो आते हैं, जिस त्याग, तितिक्षा और जिस वस्त्र को धारण करके वो आते हैं, वहां पर ग्रहण की कोई संभावना नहीं है। वहां ग्रहण हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और अगर छाया मात्रेण आप समझते हो वो ग्रहण है भी, तो वो भी कितने मिनट्स का होता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, सदैव ग्रहण नहीं होता है। तो उसके लिए भी तैयार बड़े आदमी को रहना ही चाहिए। ठीक है, ये तो पत्थर पड़ते ही रहते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक सूर्य हैं और वो सूर्य बनकर के ही भारत की क्षितिज पर चमकेंगे और पूरा विश्व उनके समर्थन में देर सवेर खड़ा हो जाएगा, निश्चित रहिए। कोई उनका विरोध कर सके ऐसी उनकी ग्रहचारी नहीं। चलिए स्वामी जी, आपने बहुत, हम भी यही उम्मीद करते हैं जैसे कि आपने कहा कि योगी जैसा सूर्य अब हमें विश्व पटल पर उगता हुआ नजर आए और जिस पर कोई ग्रहण ना लगे कभी भी। और इसी के साथ हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।